Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards lecture number 18, that is British conquest of Marathas. So till now we have already covered up topics that are quite important from the perspective of the UPSC. यूरोपियंस इंडिया में कैसे आए, उसमें से ब्रिटिशर्स इंडिया में सिग्निफिकेंट कैसे बने, एंड आफ्टर हमने लेटर मुगल्स की कंडीशन इंडिया में देखी थी. इट वॉज ड्यूरिंग लेटर मुगल्स इंडिया में बहुत सारे सक्सेशनिस्ट स्टेट, रिबेल स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट बने हुए थे. एंड आफ्टर हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इनिशियल लेवल पे ड्यूप्लिक्स की पॉलिसी यूज़ करके बंगाल कॉन्कर किया. एंड आफ्टर वी हैव ऑल्सो सीन हाउ ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड एंटायर मैसूर किंगडम. सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम, दैट इज मराठास. एंड यही मराठास के ऊपर हम लोग को देखना है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर टू द थ्रोन ऑफ द एंटायर मुगल एम्पायर ये अल्टीमेटली कोलैप्स क्यों हुए. एक रफली 2 से 3 सेशन हमें इसके ऊपर लगेंगे, बट वी नीड टू स्टडी देम इलैबोरेटली बिकॉज दिस इज हिंदू किंगडम. एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर ओरिएंटेशन इटसेल्फ कि हिंदू नेशनलिज्म थोड़ा सा आजकल ज़्यादा है, एंड इन दैट कैपेसिटी हिंदू हिस्टोरियोग्राफी ही ज़्यादा चलने वाली है. तो यहाँ से सवाल आने के चांसेस जो बढ़ेंगे, बिकॉज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि 1857 के आगे वाला जो पीरियड है ये थोड़ा सा ग्रे पीरियड धीरे धीरे बनने वाला है. 1857 के पहले वाला ही पीरियड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग ऑल दिस एस्पेक्ट अ बिट डिटेल वाइज, थोड़ा सा थोरोली. तो लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास. As far as Marathas are concerned, Marathas have rised under छत्रपति शिवाजी महाराज. छत्रपति शिवाजी महाराज का पीरियड 1630 से 1680 हमने मीडियल इंडिया में उसको इलेबोरेटली कवर अप किया था. हमने देखा था कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1646-47 के अराउंड अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चालू किए. छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, दैट इज स्वराज अलग साम्राज्य अलग, ये भी हमने देख लिया था कि साम्राज्य इज मुगल वाली टेरिटरी and hence they can keep their territory. As far as Maratha Swaraj is concerned और हिंदवी स्वराज is concerned, then this is अटक टू कटक वाली टेरिटरी. और अपनी एक हाइपरबोलिक पाथ आप बना सकते हो फ्रॉम पंजाब से लेके उड़ीसा तक. तो ये वाली टेरिटरी में छत्रपति शिवाजी महाराज का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि छत्रपति शिवाजी महाराज फॉर दैट रीजन नेवर वेंट अगेंस्ट मुगल इन डायरेक्ट सेंस. मुगलों की जो दक्खन वाली टेरिटरी है वहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इंकर्जन करके रखा था. विंध्यन रेंजेस के ऊपर जो कोर मुगलों की टेरिटरी थी उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज एवर्स टू गो इन टू. इसके रीज़न भी हमने देखे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आर्मी थी इट वॉज मावड़ा आर्मी. मावड़ा का मतलब भी हमने देखा था कि मावल एरिया ऑफ महाराष्ट्र एग्रेरियन फर्टाइल लैंड है, वहाँ की आर्मी थी. एंड छत्रपति शिवाजी महाराज ऑलवेज न्यू हिज लिमिटेशंस कि अग्रेरियन आर्मी लेके आप वेल ट्रेन टर्किश आर्मी के सामने टिक नहीं पाओगे. तो ओपन पिच बैटलफील्ड भी अगर आप लेके जाओगे अग्रेरियन आर्मी को तो मोस्ट प्रोबेबली अग्रेरियन आर्मी टिक नहीं पाएगी. एंड ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गोरिल्ला वॉरफेयर वाले टैक्टिक्स डेवलप करके रखे थे. इसी चक्कर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अल्टीमेटली हमने देखा था कि सर देशमुखी एंड चौथ जैसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हुए थे. सर देशमुखी किसके ऊपर लगने वाला टैक्स है, तो विलेज हेडमैन देशमुख के ऊपर लगने वाला टैक्स है 10%. क्यों? बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज अगर डायरेक्टली अग्रेरियन पीजन के ऊपर टैक्स डालते तो वही लोग तो इनके लिए आर्मी में आके काम कर रहे थे. एंड यू कांट हैव दैट सिनेरियो कि आर्मी एक जगह पे आपके लिए आपकी जान दे रही है और उन्हीं के ऊपर आप टैक्सेशन डालो. तो दैट्स वाई फिर अग्रेरियन रेवेन्यू जो है वो बहुत ही मिनिमम लेवल का ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने लगा के रखा था. मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू सर देशमुखी से आता था, विलेज हेडमैन अपने टैक्सेस लगा रहा है, तो उससे अल्टीमेटली आप 10% वसूलो. एंड आफ्टर चौथ मतलब मराठा टेरिटरी के बाहर वाला एरिया, वहाँ पे आप रिपीटेटिवली रेड मारोगे. एंड वंस दैट पर्टिकुलर डेंजर इज देयर ऑफ द रेड इन दैट टेरिटरी, तो फिर वहाँ से आप उनको बेसिकली क्या करोगे, एक धमकी दोगे कि आप हमें चौथ दो, 1/4 ऑफ ईयर रेवेन्यू दो, तो हम आपके ऊपर रेड नहीं मारेंगे. एंड इसके साथ हमने ये भी देखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ रिकन्सिलिएशन करने का ट्राई 1656, 1665, 66 के अराउंड जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई. एंड आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में गए थे तब. एंड हमने ये भी देखा था कि आफ्टर रनिंग अवे फ्रॉम आगरा छत्रपति शिवाजी महाराज ने इंडिया में जो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट की वो मोस्ट प्रोबेबली साउथ इंडिया में ही थे. एंड दिस वाज हिज पॉलिटिकल टेरिटरी बाय द टाइम पीरियड ऑफ हिज डेथ इन 1680. अल्टीमेटली शिवाजी महाराज डाइड इन 1680 एंड तब उनकी जो टेरिटरी थी वो रफली वी कैन से साउथ इंडिया में ही कन्फाइन थी. दैट इज स्वराज वाला कंसेप्ट. एज आई टोल्ड यू स्वराज में नॉर्थ इंडिया सच नहीं आता. स्वराज में जो है साउथ इंडिया वाली ही टेरिटरी थी, बिकॉज नॉर्थ इंडिया जो है बेसिकली साम्राज्य मुगलों वाली टेरिटरी है. दे कैन हैव देयर टेरिटरी, वी कैन हैव आवर ओन टेरिटरी. यही इनका हमेशा से प्रिंसिपल जो है रहा है. बट हमने ये भी देखा था कि फिर 1680 में जैसे शिवाजी महाराज
चले गए। तो उसके बाद में औरंगजेब का इन्वेजन साउथ इंडिया में प्रिसाइजली दक्कन प्लेट्यू के ऊपर हमको दिखाई दिया है। बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1686 एंड देयर आफ्टर 1687 पहले बीजापुर एंड देयर आफ्टर फिर गोलकोंडा दोनों टेरिटरीज जो है कैप्चर की गई थी। बीजापुर गोलकोंडा को कैप्चर करने के बाद हमको दिखाई देता है कि औरंगजेब ने अल्टीमेटली अपना जो मार्च है वो मराठास के खिलाफ मूव ऑन किया। एंड 1689 में अल्टीमेटली he killed son and successor of छत्रपति शिवाजी महाराज, that is संभाजी महाराज। एंड संभाजी महाराज का मारने के बाद we have already seen कि it was one of the most important blunder that was committed by Aurangzeb because it was छत्रपति संभाजी महाराज who could have hold entire Maratha dominion for him। हमने पहले ही देखा था कि संभाजी महाराज he was amicable for that proposal कि मुगलों की सुजराइनिटी वो एक्सेप्ट करे। बट औरंगजेब को अपना जो मुकम्मल हिंदुस्तान चाहिए था, दैट इज यूनिफाइड इंडिया चाहिए था, उसी के चक्कर में औरंगजेब ने बात नहीं सुनी। एंड आफ्टर औरंगजेब ने मराठा नेचर को ख़त्म करने के लिए एक टॉर्चरस डेथ संभाजी महाराज को दी। बट जब संभाजी महाराज को टॉर्चरस डेथ दिया, इट एंगर्ड मराठा पॉपुलेशन मोर एंड विलेज लेवल के रिवॉल्ट हम लोगों को फिर महाराष्ट्र में दिखाई देने चालू हुए। एंड यही विलेज लेवल के रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए टिल 1707 औरंगजेब वॉज इन दक्कन। और हम ये पहले ही देख चुके हैं कि औरंगजेब का अल्टीमेटली क्या हुआ, दक्कन अल्सर एग्जैक्टली क्या था। यही पीरियड में फिर जागीरदारी क्राइसिस, अग्रेरियन क्राइसिस कैसे डेवलप्ड हुए। बट वो सारी चीज़ें मुगलों के लिए, एज फार एज मराठा इज कंसर्न, बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1707 इवन मराठा लैंड हैड रियलाइज कि मुगलों को हरा पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। एट द मोस्ट वी कैन हैरेस देम इन आवर टेरिटरी, बट इनके मुँह लगना या फिर इनको हराने के चक्कर में हमारा एरिया ही बर्बाद होगा, बिकॉज 27 ईयर्स के लिए दक्कन जल रहा था। And that's why 1707 में there was a policy of reconciliation adopted by each and every entity across दक्कन। औरंगजेब के मरने के बाद प्रिंस आजम शाह जो दक्कन में थे पहले, उन्होंने शाहू को रिलीज किया। एंड thereafter प्रिंस मुअज्जम who later on became मुगल एम्पेरर बहादुर शाह द फर्स्ट, उन्होंने एम्पेरर शाहू के साथ या फिर छत्रपति शाहू महाराज के साथ एक ट्रीटी लोकल लेवल पे साइन की, जिससे पूरा दक्कन जो है उसका सरदेशमुखी वाला राइट छत्रपति शाहू महाराज को दिया गया। एंड उनको चौथ नहीं दिया था, सिर्फ सरदेशमुखी, मतलब वो उनका जो सराज वाला टेरिटरी है, रफली दिस पर्टिकुलर टेरिटरी, वहाँ पे वो अपना सरदेशमुखी कलेक्ट करे, चौथ नहीं मिलेगा। एंड फिर ये वाला एस्पेक्ट भी हम देख चुके हैं कि इसके वजह से अल्टीमेटली छत्रपति शाहू की पोजीशन क्या होनी चालू हो गई, देन ऑब्वियसली धीरे धीरे स्ट्रांग होनी चालू हुई। बट छत्रपति शाहू महाराज हु वाज ये एग्जैक्टली, इसका भी थोड़ा सा आपको जो बैकग्राउंड है पता होना चाहिए कि शिवाजी महाराज की अगर हम लोग बात करें तो शिवाजी महाराज हैड 2 सन, एक थे संभाजी एंड दूसरे थे बेसिकली राजाराम। संभाजी सन वॉज बेसिकली शाहू महाराज, तो छत्रपति शाहू महाराज इज दिस वन। एंड राजाराम जो है बेसिकली वॉज क्लेमेंट टू द थ्रोन, वॉज अल्टीमेटली किल्ड इन 1697। एंड देयर आफ्टर राजाराम का बेटा था जिसका नाम था शिवाजी द सेकेंड। ही वॉज एन इन्फेंट सन एंड दैट्स व्हाई राजाराम की बीबी थी ताराबाई। शी वॉज फाइटिंग द मराठा वॉरफेयर बिकॉज संभाजी के मरने के बाद शाहू महाराज को वर्चुअल प्रिजनर बना लिया था औरंगजेब ने। एंड ही रिमेन प्रिजनर ऑफ औरंगजेब टिल 1707, जबकि मराठा एम्पायर बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम ताराबाई राजाराम मिलके चला रहे थे। राजाराम डाइड इन 1697, ताराबाई के हाथ में पावर आई एंड ताराबाई हैड मेड शिवाजी द सेकेंड एज द न्यू क्लेमेंट टू द थ्रोन। बट 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद सिचुएशन ड्रास्टिकली अल्टर होनी चालू हुई मराठा लैंड में। नाउ देयर वाज अ सिविल वॉर बिकॉज छत्रपति शाहू महाराज की पोजीशन मुगल एम्पेरर ने बनाई थी, विच ऑब्वियसली वॉज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ ताराबाई हु वॉज अलाइव। एंड ताराबाई अल्टीमेटली वेंट इनटू वॉरफेयर विद छत्रपति शाहू महाराज। एंड फिर इन दोनों के वॉरफेयर में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हमको उभरती हुई दिखाई दी है, दैट इज बालाजी विश्वनाथ। एंड यही बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे करके मराठा मिलिट्री कमांडर शाहू महाराज के कैंप में लाए। एंड आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फॉर ताराबाई धनाजी जाधव हु वॉज सेनापति, सेनापति मीन्स चीफ मिलिट्री कमांडर ऑफ ताराबाई, उनको भी तोड़ के जो है शाहू महाराज के पास लाया। फाइनली ताराबाई रियलाइज द वॉरफेयर इज लॉस्ट एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1712 अल्टीमेटली दिस एंटायर कैंप जो है दे सरेंडर्ड, दे एक्सेप्टेड देयर डिफीट एंड छत्रपति शाहू महाराज जो है ही बिकेम द रियल किंग ऑफ द मराठा लैंड। एंड ये एक ब्रीफ चीज़ है, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई सवाल आएगा, बट इसको जस्ट थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखना कि ताराबाई कौन है, शिवाजी द सेकेंड कौन है, शाहू कौन है,
तो एक रफ ट्री लाइन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के फैमिली की आपको पता होनी चाहिए. बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1712 शाहू महाराज बिकेम विक्टोरियस एंड शाहू महाराज ऑब्वियसली ही हैड बिकम एम्पेरर विद द हेल्प ऑफ मुगल. तो एक फैक्चुअल डाटा आपको हमेशा याद रखना है कि इन बिटवीन 1707 से लेके 1749 इट वॉज छत्रपति शाहू महाराज हु वॉज द एक्चुअल किंग ऑफ मराठा. एंड फिर इन्होंने मुगल की सुजराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी हुई थी. इनके नीचे पेशवा थे. एंड हु वाज पेशवा? देन ऑब्वियसली द पेशवा इज बेसिकली बालाजी विश्वनाथ. बालाजी विश्वनाथ ही वाज इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ताराबाई. ताराबाई का ही वर्चुअल रूल था 1697 से लेके 1707 के बीच में. तो उस टाइम पे ही वाज सर सूबेदार ऑफ द एंटायर पूना एंड एज वेल एज दौलताबाद, मतलब औरंगाबाद वाला एरिया. सर सूबेदार की पोजीशन भी हम लोगों ने मीडियल इंडिया में देखी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाय एंड लार्ज दक्खन सल्तनत एंड मुगलों वाला ही एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न जो अडॉप्ट करके रखा था. तो सबसे लोवेस्ट लेवल पे हम लोगों को इनके विलेज को लोग तरफ बुलाया करते थे. उसके ऊपर परगना के ऊपर फिर सरकार के ऊपर सूबा, एंड सूबा का एक हेड हुआ करता था सूबेदार. ऐसे 2-3 सूबेदार को मिला के एक ऊपर हुआ करता था सूबेदार, सर सूबेदार. एंड दिस पर्टिकुलर पोजीशन सर सूबेदार ये बालाजी विश्वनाथ के अंडर थी. पूना एंड औरंगाबाद ये 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है. ये दोनों इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के जो सूबेदार थे दे यूज्ड टू रिपोर्ट बालाजी विश्वनाथ एंड हेंस बालाजी विश्वनाथ हैड द पोजीशन ऑफ द सर सूबेदार. एंड सर सूबेदार होने के नाते ही साइडेड विद छत्रपति शाहू. एंड छत्रपति शाहू के लिए एज आई टोल्ड यू इन्होंने मेजर मराठा मिलिट्री कमांडर को शाहू के कैंप में लाने का काम भी किया हुआ था. अल्टीमेटली बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम देख भी चुके हैं कि बालाजी विश्वनाथ का रेंज जो है उसमें बस मराठा का इंटरनल रीओरिएंटेशन हो रहा था. 1712 से लेके 1720 के बीच में मुगल एम्पायर में बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन होना चालू हुआ था. एंड उसमें हिंदुस्तानी फैक्शन अंडर सईद ब्रदर ऊपर आ रहा था. यही हिंदुस्तानी फैक्शन ऑफ द सईद ब्रदर बालाजी विश्वनाथ के कांटेक्ट में भी था. और हमने देखा हुआ भी था कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बालाजी विश्वनाथ ओनली सईद ब्रदर्स ने प्रो हिंदू पॉलिसी जो अडॉप्ट करके रखी थी, जिसमें जजिया अबॉलिश भी हो सकता है एंड आफ्टर ग्रांटिंग चौथ एज वेल एज सर देशमुखी ऑफ द दक्खन मराठा के लिए हो सकता है. एंड अल्टीमेटली हमने ये भी देखा था कि 1719 में इट वॉज बालाजी विश्वनाथ एज अ पेशवा जो जाके कहाँ पे गए थे, दिल्ली में गए थे एंड एम्परर फारूक सियार का मर्डर इन्होंने किया हुआ था. बालाजी विश्वनाथ को जो पेशवा की पोजीशन मिली हुई थी वो 1712 में मिली हुई पोजीशन है. टिल 1712 ही रिमेन सर सूबेदार. 1712 से लेके 1720 के बीच में हार्डली 6 to 7 ईयर इनका जो रेन है ये रहा है एज अ पेशवा. एंड फिर इनके मरने के बाद अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि इनका बेटा हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर ऑफ द एंटायर मराठा लैंड दैट इज पेशवा बाजीराव द फर्स्ट. ये बाजीराव मस्तानी वाले ही है, बट पेशवा बाजीराव द वन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मराठा मिलिट्री कमांडर. अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो ऑब्वियसली फिर इनकी पोजीशन मराठा लैंड में हमेशा से ग्रेटेस्ट मानी जाती. एंड इनफैक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज से ज़्यादा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अगर मराठा लैंड में किसी के रहेंगे तो इन्हीं के थे, दैट इज़ बाजीराव द वन के थे. एंड यही बाजीराव द वन जो है इनको अब हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इन्होंने एग्जैक्टली किया कैसे. तो 1720 में बाजीराव वाज सन एज वेल एज सक्सेसर ऑफ बालाजी विश्वनाथ बिकेम द न्यू पेशवा. एंड फिर ये जैसे ही पेशवा बने देन ऑब्वियसली इन्होंने अपने जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री कोर है या फिर अपने जो लॉयलिस्ट लोग हैं इनको प्रमोट करना चालू कर दिया. इनफैक्ट ही वॉज हार्डली 19 years of age when he became पेशवा. तो इट वॉज अ वेरी यंग एज, बट ऑब्वियसली लॉयल्टी इज नीडेड इन द एम्पायर, लॉयल्टी इज नीडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनको पता था. एंड दैट्स वाई इन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है वो बनानी चालू कर दी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मराठा मिलिट्री कमांडर जो आते हुए हमको दिखाई दिए हैं, जैसे मल्हार राव होलकर हु इज़ द फाउंडर ऑफ द होलकर फैमिली ऑफ इंदौर, रानोजी शिंदे हु इज़ फाउंडर ऑफ द सिंधिया फैमिली ऑफ द ग्वालियर. वैसे ही फिर पवार ब्रदर्स आर ऑल्सो देयर. फतेह सिंह भोसले इज ऑल्सो देयर, हु इज द फाउंडर ऑफ द भोसले फैमिली ऑफ द नागपुर. एंड देयर आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट लोकल लेवल की फैमिलीज जैसे देशमुख जो है ये बेसिकली हम लोगों को दिखाई देते हैं, जिनको इन्होंने पैट्रोनाइजेशन करना चालू करके रखा था बाजीराव ने. एंड फिर बाजीराव इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर, तो इनके थोड़े बहुत मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो है वो भी हम लोगों को देखने पड़ेंगे. एंड टॉकिंग ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट देन यू कैन क्लियरली सी दिस इज द एम्पायर दैट ही हैड लेफ्ट बिहाइंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ हिज डेथ, दैट इज 1720. मराठा का एम्पायर फ्रॉम हियर यू कैन से ये 1680 का एम्पायर था. इट वॉज अ क्वाइट स्मॉल एम्पायर. एंड उसके कंपेयर में पूरा सेंट्रल इंडिया एंड दक्खन अपने अंडर लाने का काम अगर किसी ने किया होगा तो बाजीराव ने किया था.
एंड दैट्स व्हाई इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज फॉर बाजीराव वॉज ऑब्वियसली निज़ाम. निज़ामुल मुल्क असफजा, आई होप आपको नाम याद रहेगा. He had left Mughal emperor in 1723-1724 के अराउंड एंड ही हैड केम टू दक्खन. एंड ऑब्वियसली जब वो दक्खन में आया तो मुगल एम्परर ने इसके पीछे कुछ फोर्स भी भेजा हुआ था, बट वो फोर्स को डिफीट करने का काम निज़ाम ने किया था. एंड इनफैक्ट वी हैव क्रेडिबल एविडेंसेस कि निज़ाम को मुगल एम्परर के खिलाफ मदद करने का काम बाजीराव ने किया था. लोकल लेवल पे एक बैटल भी हुआ था साखरखेड़ा, एंड आफ्टर ये साखरखेड़ा बैटल फील्ड में निज़ाम के साथ साथ बाजीराव पेशवा खड़े हुए थे और इन्होंने मिलके मुगलों को हराया हुआ था. एंड मुगलों को हराने के बाद अल्टीमेटली एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला हु वाज एम्परर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने निज़ाम की पोजीशन एक्सेप्ट कर ली थी कि आप हैदराबाद में अपना सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम में रन करो, बट यू विल रिमेन अंडर माई ओवरऑल सुज़राइनिटी, जो निज़ाम ने एक्सेप्ट करके रखा था. बट ऑब्वियसली निज़ाम जैसे ही दक्खन में आया बाजीराव के लिए प्रॉब्लम खड़े हुए, बिकॉज बाजीराव को तो दक्खन की टेरिटरी अपने लिए चाहिए थी, बट अब निज़ाम यहाँ पे बैठा हुआ है एंड दैट्स व्हाई फिर निज़ाम एंड बाजीराव के बीच में एक झगड़ा होता है हमको दिखाई दिया है. फाइनली थिंग्स वर सेटल्ड डाउन विद बैटल ऑफ पालखेड़. बैटल ऑफ पालखेड़ में बाजीराव ने निज़ाम को हरा दिया एंड बाजीराव ने निज़ाम को हराने के बाद एक लोकल लेवल पे ट्रीटी ऑफ मुंगी शेवगांव हुई. बाय दिस पर्टिकुलर ट्रीटी अल्टीमेटली निज़ाम एक्सेप्टेड मराठाज हैव राइट टू कलेक्ट सरदेशमुखी फ्रॉम देयर ओन एरिया ऑफ दक्खन as well as Chauth from the entire Dakhan including my territory. तो ये इसके वजह से हुआ क्या, बाजीराव की पोजीशन मराठा एम्पायर में काफ़ी सिक्योर हुई बिकॉज ही वॉज नाउ द पर्सन हु हैड डिफीटेड निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ. एंड निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हिम, कि उन्होंने सईद ब्रदर को मार दिया था. मोहम्मद शाह रंगीला जो है उनका एम्पायर स्ट्रॉन्ग करने की भी कोशिश की थी, बट इट वॉज दिस पर्टिकुलर पर्सन जो अल्टीमेटली मोहम्मद शाह रंगीला से अपनी जान बचा के दक्खन के ऊपर भी भागा था एंड दक्खन में अल्टीमेटली आने का उसने अपनी पोजीशन सिक्योर करके रखी थी. एंड दैट्स व्हाई निज़ामुल मुल्क को हराना ज़रूरी था, व्हिच बाजीराव डिड. देयर आफ्टर बाजीराव का सेकेंड इंपॉर्टेंट जो टारगेट था दैट वाज मालवा. मालवा में उन्होंने अपने छोटे भाई को भेजा हुआ था, चिमाजी अप्पा नाम है उनका, एंड चिमाजी अप्पा अल्टीमेटली डिफीटेड मुगल फोर्सेज फ्रॉम मालवा. एंड आफ्टर मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला ने इवन ये एक्सेप्ट करके रखा था कि मालवा से चौथ के राइट जो मराठास को देने चाहिए, मालवा से चौथ जो है मराठास को जाएगा. उसके बाद में फिर बुंदेलखंड वॉज टारगेटेड एंड बुंदेलखंड जो है ऑब्वियसली हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे छत्रसाल बुंदेला वॉज द एक्चुअल रूलर. एंड छत्रसाल बुंदेला को हर जगह से प्रॉब्लम थे. एक जगह से मुगल इन्वेड कर रहे थे, एक जगह से सादत खान बरहानुल मुल्क जो अवध में बैठ चुका था बाय दिस पीरियड ऑफ टाइम वो इन्वेड कर रहा था, और एक जगह से इनके ऊपर इवन रोहिलाज वो भी इन्वेड कर रहे थे. एंड फिर ये रोहिलास इंपॉर्टेंट इनकी जो सिटी है वो मेरठ वाला एरिया है, इतना ही याद रखो. एंड दैट्स व्हाई फिर छत्रसाल बुंदेला ने बहुत पहले से ही रिक्वेस्ट भेज के रखी थी बाजीराव को कि भाई हेल्प के लिए आओ. फाइनली 1729 में बाजीराव हिमसेल्फ वेंट टू हेल्प. उसके बाद में फिर ये बुंदेलखंड वाला एरिया वो भी बांग्लादेश मराठा सुज़राइनिटी के अंडर आ गया. एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ छत्रसाल बुंदेलाज डेथ 1731 में ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द बुंदेला टेरिटरी मराठाज ने अपने पास ले ली, जिसमें वन इंपॉर्टेंट सिटी थी दैट इज़ ग्वालियर. एंड फिर इसके बाद में मराठास ने अपना जो मार्च है वो कहाँ पे मूव ऑन कर लिया, गुजरात के पास. एंड गुजरात में मुगल मिलिट्री कमांडर थे दैट इज सरबुलन खान एंड जय सिंह. इनको हरा के इन्होंने गुजरात वाला एरिया भी अपने अंडर ले लिया. ना ऑब्वियसली ऑप्शनल में इसको बहुत इन डिटेल पढ़ना पड़ता है, बट एज फार एज जीएस इज कंसर्न ये एरियाज इंपॉर्टेंट किए वो आपको समझना पड़ेगा. सबसे पहले जो गुजरात वाला एरिया, गुजरात में अल्टीमेटली गायकवाड़ रूलर्स आने वाले थे. ये गायकवाड़ रूलर क्या करेंगे, यहाँ से फिर सिंध एंड बलूचिस्तान वाला जो एरिया है यहाँ पे अटैक करेंगे. देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट इज बेसिकली मालवा. मालवा का जो इंपॉर्टेंट सिटी है वो हमेशा से उज्जैन रहा है, बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ द मराठा उज्जैन हैड रिप्लेस इंदौर. इंदौर हैड रिप्लेस उज्जैन बिकॉज इंदौर में हम लोगों को एक नई मिलिट्री फैमिली आती हुई दिखाई दी है दैट इज होलकर. एंड फिर ये होलकर का क्या काम था, राजपूताना वाले एरिया में जाके ये लोग क्या करेंगे, रेड मारेंगे. देयर आफ्टर फिर तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया हमको जहाँ पे दिखाई देता है दैट इज बुंदेलखंड. मालवा से लग के ही आपको बुंदेलखंड दिखाई देगा. बुंदेलखंड की इंपॉर्टेंट सिटी है ग्वालियर. एंड ये ग्वालियर इंपॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज यहाँ पे अल्टीमेटली सिंधिया फैमिली आने वाली थी. एंड फिर सिंधिया यहाँ से बैठ के क्या करेंगे, दिल्ली में एंड आफ्टर पंजाब वाले एरिया में जो है रेड डालेंगे. अल्टीमेटली हम लोगों को ये चीज़ दिखाई देती है कि मराठा का एम्पायर बाजीराव के अंदर बढ़ा तो सही, बट मराठा का एम्पायर अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी अ मिलिट्री स्टेट.
जिसका पर्पस था रेट डालना है एंड रेट डाल के अल्टीमेटली चौथ वसूल करना है। ये एस्पेक्ट एज फार एज शिवाजी महाराज इज कंसर्न इट वॉज गुड, बिकॉज इनकी टेरिटरी बहुत छोटी थी एंड उनके टाइम पे मुगल्स वर स्ट्रॉन्ग। बट जैसे ही पेशवा ने ये सिस्टम अडॉप्ट करना चालू की, पेशवा फॉरगॉट कि उनकी किंगडम अब मुगलों से ज़्यादा बड़ी होती जा रही है एंड दे शुड हैव फिनिश्ड ऑफ मुगल एंड आफ्टर इंटरनल रिफॉर्म दैट इज अग्रेरियन रिफॉर्म, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड के ऊपर कुछ आपको फोकस करना चाहिए था। बट आपने वो चीज़ें छोड़ के जब आपको रेवेन्यू कम पड़ा, आपने मराठा मिलिट्री फैमिली भेज के क्या किया, देन ऑब्वियसली आपने जो है पैसा वसूलना चालू किया। इसकी वजह से हुआ क्या, नॉर्थ इंडिया का हर एक स्टेट जो है मराठा से अपसेट होना चालू हुआ, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को ये रेट दिखाई देते हैं। अल्टीमेटली फिर यहाँ पे एक भोसले, नागपुर में एक भोसले फैमिली भी आने वाली थी जो अवध में एंड आफ्टर बंगाल वाले एरिया में क्या करेगी, रेट डालना चालू करेगी। एंड फिर ये चीज़ें बाजीराव के अंडर जो डेवलप्ड हुई, इसकी वजह से बाजीराव के पास कोई भी एक फिक्स पॉलिसी नहीं थी। दैट इज समथिंग दैट वी कैन क्लेम। आपने ये चीज़ हमेशा सुनी होगी कि मराठाज आर द रियल कंटेंडर फॉर द थ्रोन ऑफ द मुगल एम्पायर, बट इससे ऊपर जाके यू कैन ऑल्सो कंक्लूड कि मराठाज वेर नेवर द रियल कंटेंडर फॉर द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर बिकॉज दे वेर नेवर इंटरेस्टेड इन द थ्रोन। इसके ऊपर लेटर ऑन हम लोग बात भी करेंगे, जब मराठास खत्म होगा उनका एनालिसिस कैरी आउट करेंगे। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसी वजह से है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड अल्टीमेटली ऑल थिंग्स विल बॉयल डाउन टू द 1761 का बैटल ऑफ पानीपत एंड मराठाज लॉस्ट एवरीथिंग इन बैटल ऑफ पानीपत। एंड तब फिर हिंदू रूलर्स नॉर्थन कंट्रीज के मराठास के हेल्प में क्यों नहीं आए। मराठास के हेल्प के लिए ना आने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एज अ हिंदू रूलर अगर आप 1761 में बैठे हुए हो तो फिर ऑब्वियसली आप ऑलमोस्ट 200 साल के लिए मुगलों के अंडर हो एंड उसके पहले 300 साल के लिए आप सल्तनत के अंडर काम कर चुके हैं। सो यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर वर्किंग अंडर सल्तनत या फिर मुगल या फिर इस्लामिक रूल। बट अगर मराठाज आपके एरिया में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम है बिकॉज सुल्तान मुगल इन लोगों को लूटते नहीं थे। इनफैक्ट सल्तनत का एंड मुगल का ये हिंदू रूलर को फ़ायदा हुआ था। इनके किंगडम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे हुआ करते थे, तो इनको बड़े बड़े किंगडम, बड़े बड़े ऑफिशियल पोजीशन एंड बहुत सारा जो बेसिकली पैसा देने का काम मुगल्स एंड सुल्तान ने किया था। मराठाज इनको लूटने का काम करते थे, चौथ इनसे वसूल करने का काम करते थे। एंड दैट्स अ फॉर हिंदू रूलर डिफीट ऑफ मराठा वॉज इंपॉर्टेंट इन बैटल ऑफ पानीपत। एंड इनफैक्ट बहुत सारे हिंदू रूलर तो ये चाहते भी थे कि मराठाज इसमें हारे, जो लेटर ऑन हम लोग देखेंगे भी। बट ननदलेस बाजीराव के अंडर ही ये सारी डेवलपमेंट हमको होती हुई दिखाई दी है। यू कैन क्लियरली सी, अगर मराठा का पॉलिटिक्स हम देखें तो दिस पर्टिकुलर टेरिटरी इज वे मच बिगर एज कम्पेयर टू छत्रपति शिवाजी महाराज टेरिटरी। बट फिर भी बाजीराव का जो स्टेटस है छत्रपति शिवाजी महाराज के आजू बाजू में भी मराठा कम्युनिटी में नहीं जाता है। इसके दो रीज़न है। सबसे पहले बाजीराव वॉज ब्राह्मण, जिसके ऊपर लेटर ऑन बात भी करेंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है बाजीराव एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। जब हम लोग पेशवा की बात करते हैं एंड प्रिसाइजली बाजीराव की बात करते हैं, हमको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, इकोनॉमिकल मेजर जो है दिखाई नहीं देता। वर्चुअली ऑलमोस्ट 20 साल के लिए बाजीराव के रेड में इन्होंने बस रेड मारने का काम किया है एंड रेड मार के अल्टीमेटली अपने पास चौथ वसूलने का काम जो है किया है। बाय द टाइम पीरियड ऑफ हिज डेथ बाजीराव ने एक सक्सेसफुल एम्पायर तो बना लिया था, बट एम्पायर में इन्होंने क्या किया था, जो ब्रेकडाउन या फिर सीड्स ऑफ डिसेंशन है वो भी डाल दिए थे। बिकॉज अल्टीमेटली यही गायकवाड़, यही भोसलेज यही होलकर एंड यही सिंधियाज आपको इंडिया में आज भी दिखेंगे। अल्टीमेटली दे अलाइड विद द ब्रिटिशर्स, जबकि पेशवा जो आपको इंडिया में नहीं दिखाई देंगे वो खत्म हो गए। तो बाजीराव फेल टू सी कि अगर ये वाला पैटर्न कंटिन्यू रहा, समवेयर डाउन द लाइन ये फ्यूडल पैटर्न होके बाहर आएगा। मतलब अब यहाँ पे बैठी हुई फैमिली ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम अपनी आर्मी, अपना पैसा और अपना स्टेटस जो लेगी एंड आफ्टर दे विल स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस। हुआ भी वही एंड दैट्स व्हाई दे सर्वाइव्ड, वेयरएज पेशवा जो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम क्या हुआ, खत्म हुए या फिर पूरे पॉलिटिकल मैप से वाइप आउट होते हुए हमको दिखाई दिए है। बट इन एनी केस आफ्टर कैप्चरिंग गुजरात बाजीराव ने जो अपना मार्च जो है वो नेक्स्ट ऑन जो है मूव ऑन किया राजपूताना। एंड ये राजपूताना वाला मार्च भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि 1735 में वो बेसिकली राजपूताना की तरफ चल पड़े। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1736 सबसे पहले मेवाड़ वाले एरिया में जो है अटैक हुआ, बट मेवाड़ सरेंडर, मेवाड़ एज वी हैव सीन एंशियंट मिडियल पीरियड ऑफ टाइम में महाराणा प्रताप की टेरिटरी है। बट हमने देखा हुआ था कि महाराणा प्रताप के बाद उनके सन एंड सक्सेसर अमर सिंह जो है उन्होंने फिर मुगलों के सामने जो सरेंडर कर लिया। एक मुगल मेवाड़ ट्रीटी ऑफ 1613 अंडर जहांगीर साइन भी हुई थी एंड तब से लेके मेवाड़ मुगल सुजराइनिटी के अंडर आ चुका था।
बट जैसे ही बाजीराव का अटैक होना चालू हो गया देन ऑब्वियसली मेवाड़ सरेंडर्ड एंड मेवाड़ एग्रीड टू पे चौथ टू बाजीराव। एंड फिर मेवाड़ से अल्टीमेटली ऊपर अटैक हुआ आमेर की गद्दी के ऊपर, एंड आमेर की गद्दी का जो टाइटल है दैट इज बेसिकली जयपुर। आज के टाइम पर आप इसको बेसिकली धूंधार एरिया बुलाते हो, बट एक ज़माने में आमेर की गद्दी हुआ करती थी, दैट इज़ अजमेर की गद्दी। एंड फिर यहाँ पे सवाई राजे जय सिंह हमको दिखाई देते हैं, एंड इट वाज सवाई राजे जय सिंह जहाँ पे हमको दिखाई दिया है इवन जय सिंह सरेंडर, एंड जय सिंह सरेंडर करने के बाद जो है जय सिंह ने फॉर द फर्स्ट टाइम मराठास को मुगल कोर्ट में क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देने का काम किया हुआ है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो इंटरनल स्ट्रेसेस मुगलों के अंडर डेवलप्ड हो रहे उसकी बाहर एज सच इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं थी। नादिर शाह का इन्वेजन 1739 में होने वाला था, ये 1736 की चीज़ है, एंड इवन नादिर शाह को भी ये इंफॉर्मेशन देने का काम मुगल्स के अपने ही मिलिट्री कमांडर ने किया था, सादत खान, निज़ामुल मुल्क सब जहाँ ने किया था। तो वैसे ही फॉर द फर्स्ट टाइम बाजीराव गॉट टू नो एवरीथिंग इज नॉट गुड इन दिल्ली, एंड दैट्स व्हाई बाजीराव फ्रॉम 1737 ऑनवर्ड जो है हम लोगों को दिल्ली के ऊपर अटैक करने के ऊपर जो है बेसिकली फोकस करते हुए दिखाई दिए है। एंड अल्टीमेटली ये अटैक हुआ भी, दैट इज मार्च टू दिल्ली इन 1637। ना ये मार्च टू दिल्ली जो है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये मार्च टू दिल्ली में हमको दिखाई देता है कि बाजीराव अल्टीमेटली दक्खन वाले एरिया से जैसे ही चल पड़े, तो दक्खन वाले एरिया से जाने के बाद इन्होंने अपना सबसे पहला जो बेसिकली मार्च जो हॉल्ट किया था वो ग्वालियर में हाल्ट किया था। बट ऑब्वियसली जैसे ही ग्वालियर में मराठास की आर्मी आई, ऑलमोस्ट 50,000 की आर्मी बाजीराव लेके निकले थे। जैसे ही ग्वालियर वाले एरिया में 50,000 की आर्मी मराठास की पहुंच गई, देन ये आर्मी पहुंचने के बाद मुगल एम्परर जो दिल्ली में बैठे हुए थे ऑब्वियसली उनको ये चीज़ पता चलने ही वाली थी, एंड दैट्स एक हैस्टी फोर्स जो है वो बुलाई गई। मुगल एम्परर ने हेल्प मांगी सादत खान बरहानुल मुल्क से भी एंड आफ्टर निज़ामुल मुल्क से भी, एंड ऑब्वियसली जब मुगल एम्परर हेल्प मांगेगा तो हेल्प आएगी भी आएगी, एंड हुआ भी वही। ऑलमोस्ट 1.5 लाख की आर्मी लेके सादत खान दिल्ली में पहुंच चुका था। बट ऑब्वियसली पेशवा बाजीराव वॉज अ श्रूड पर्सन, ही रियलाइज कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, दिल्ली का डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग होगा। एंड दैट्स हमको दिखाई देता है कि जैसे ही ग्वालियर में पेशवा बाजीराव पहुंचा तो ग्वालियर में पहुंचने के बाद उसने अपने आर्मी जो उसको डिवाइड कर दिया और एक विंग को अटैक किया कि दे शैल क्रॉस यमुना एंड अटैक इलाहाबाद अवध वाला एरिया। जैसे ही एक विंग ने यमुना क्रॉस करके इलाहाबाद वाले एरिया पे अटैक करना चालू कर दिया, तब हमको दिखाई देता है कि सादत खान बरहानुल मुल्क अपनी 1.5 लाख की फोर्स लेके ये वाले एरिया में घुस पड़ा, बिकॉज दे वर अंडर इंप्रेशन कि मराठा का अटैक दिल्ली पे नहीं, एक्चुअल में तो अवध और बंगाल पे होने वाला है। एंड जैसे ही अवध में अटैक मराठा ने चालू किए, सादत खान बरहानुल मुल्क अवध की तरफ मूव ऑन हुआ, तब हमको दिखाई देता है कि बाजीराव एक हिडन रास्ते के थ्रू डायरेक्टली आगरा के सामने आके खड़ा हुआ, एंड आगरा के बाद अल्टीमेटली उसने दिल्ली के ऊपर भी अटैक किया, प्रिसाइजली मार्च 1737। एंड ऑब्वियसली मार्च 1737 में जैसे ही दिल्ली में बाजीराव आया, हम लोग को लोकल लेवल पे एक बैटल ऑफ दिल्ली भी होता हुआ दिखाई दिया इन बिटवीन मुगल्स एंड बाजीराव, जिसमें मुगल्स को बाजीराव ने थोरोली हराया। अगर आप दिल्ली या फिर सराउंडिंग एरिया से, आपको पता होगा कि एक ताल कटोरा स्टेडियम नाम की एक जगह है, ये वही ताल कटोरा स्टेडियम की जगह जहाँ पर है, वहीं पे ये बैटल हुआ था जिसमें बाजीराव बिकेम विक्टोरियस। एंड बाजीराव जैसे ही विक्टोरियस हुआ, देन ऑब्वियसली हमको दिखाई देता है कि बाजीराव हैड द चांस ऑफ डीथ्रोनिंग मुगल एम्पायर एंड कैप्चरिंग एंटायर इंडिया फॉर हिमसेल्फ, बट बाजीराव ने ये नहीं किया। एंड फिर ये क्यों नहीं किया, अब इसके रीज़न देखेंगे। एंड इट इज़ प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दिस इवेंट इट इज़ ऑलवेज क्लेम कि मराठाज वेर द रियल कंटेंडर फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली rather than ब्रिटिशर्स, बिकॉज मराठास के पास ये अपॉर्चुनिटी थी, आप दिल्ली में बैठे थे, अपने मुगलों को हराया हुआ था, यू शुड हैव कैप्चर्ड द एंटायर थ्रोन देन एंड देयर इटसेल्फ। बट बाजीराव ने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि यह पॉसिबल नहीं होगा, वी शॉल बी विदड्रॉइंग। एंड फिर ये विदड्रॉ क्यों किया, इसके कुछ रीज़न जो हम लोग को दिखाई देते हैं। सबसे पहले 1737 में नादिर शाह इंडिया के ऊपर इन्वेजन करने वाला है, ये एक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो ही रही थी। अल्टीमेटली नादिर शाह ने 1739 में इन्वेजन कर ही दिया, बट ये वाला एक रियल एमिनेंट थ्रेट था कि नादिर शाह का इन्वेजन जो दिल्ली के ऊपर हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बाजीराव दिल्ली में जब बैठा हुआ था तो ऑब्वियसली उसके पास जो आर्मी थी वो 22 से लेके 25,000 की थी। एंड फिर इसके ऊपर जैसे ही ये न्यूज़ सादत खान बरहानुल मुल्क को मिली, जो ये अवध वाले एरिया में वापस चला गया था, उसकी आर्मी वापस आ रही थी, तो सादत खान की आर्मी 1.5 लाख की जो आर्मी थी उसके सामने फिर इनका टिकना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है बहुत ही ज़्यादा वीक थी, एंड दैट्स व्हाई बाजीराव डिसाइडेड कि भाई ये वाला जो एस्पेक्ट है थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि मुगल एम्पायर ने इवन निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ से भी हेल्प मांगी थी, एंड वो वाली हेल्प भी आ रही थी। तो निज़ाम ऑलमोस्ट अपनी 40,000 की आर्मी लेके नीचे से दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा था, दिल्ली की तरफ आ रहा था। फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता है कि छत्रपति शाहू महाराज, ये अभी भी है, तो छत्रपति शाहू महाराज जो है ही हैड एक्सेप्टेड मुगल सुज़राइनिटी, एंड उनके तरफ से भी एक मैसेज रिसीव हुआ था कि आपने दिल्ली के ऊपर रेड मारी, दैट विल बी इनफ, देयर इज नो नीड टू हैम्पर मुगल सुज़राइनिटी, कम बैक। एंड फिर ये वाला एस्पेक्ट भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। एंड कंसिडरिंग दिस फोर एस्पेक्ट, अल्टीमेटली बाजीराव ने 1737 में डिस्पाइट डिफीटिंग मुगल, डिस्पाइट कैप्चरिंग दिल्ली, डिसाइडेड टू विड्रॉ। एंड विड्रॉ हुआ भी। विड्रॉ होने के बाद अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ जून 1737 बाजीराव जब यही ग्वालियर के थ्रू भोपाल में नीचे आ गए, तो भोपाल में आने के बाद निज़ाम की आर्मी जो है इनके सामने आके खड़ी हुई। पहले निज़ाम के साथ डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करके निगोशिएशन हुए, जिसमें निज़ाम ने ऑर्डर दिया कि यू शॉल कम टू मुगल एम्पायर इन दिल्ली एंड से सॉरी टू मुगल एम्पायर, माफ़ीनामा दो। बाजीराव ने मना किया, सो अल्टीमेटली फिर एक बैटल ऑफ भोपाल हुआ लोकल लेवल पे, एंड फिर ये बैटल ऑफ भोपाल में अगेन निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ हार गया। एंड निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ हारने के बाद एक लोकल लेवल पे ट्रीटी ऑफ दोहरा करके हुई, दैट इज़ एग्रीमेंट ऑफ दोहरा, जिसमें अल्टीमेटली मुगल एम्पायर एक्सेप्टेड फॉर टू थिंग। पहले तो मालवा वाला एरिया जो पूरा का पूरा बाजीराव को दे दिया जाएगा, मराठास को दे दिया जाएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, 50 लाख रुपीज़ का कैश पेमेंट जो है मुगल एम्पायर से पेशवास को आएगा एज अ वॉर इंडेमनिटी फॉर नॉट अटैकिंग दिल्ली अगेन एंड फॉर सर्विंग मुगल एम्पायर लॉयली। एंड अल्टीमेटली एग्रीमेंट ऑफ दौरा के बाद बाजीराव ने चीज़ें जो है वो शांत कर ली, एंड देयर आफ्टर फिर इवन बाजीराव जो है उन्होंने उसके बाद हम लोगों को कभी भी नॉर्थ के ऊपर अटैक किया हुआ नहीं दिखाई दिया। 1737 में जैसे ही फिर एग्रीमेंट ऑफ दौरा साइन हुआ, तो एग्रीमेंट ऑफ दौरा के बाद अल्टीमेटली बाजीराव का जो नॉर्थन इन्वेजन जो वो स्टॉप हो गया, यानी कि अभी हमने वही चीज़ें जो है देखी। एंड उसके बाद में फिर 1739 के अराउंड जब नादिर शाह का इन्वेजन दिल्ली के ऊपर हुआ, तो हमको ये दिखाई भी देता है कि दिल्ली के ऊपर जैसे इन्वेजन हुआ, बाजीराव ने खुद अपने हैंड रिटन में एक ऑर्डर जो अपने छोटे ब्रदर को देके रखी थी, चिमाजी अप्पा को, यू शॉल टेक अ फोर्स ऑफ ऑलमोस्ट 15,000 एंड गो डिफेंड मुगल एम्पायर। अल्टीमेटली चिमाजी अप्पा निकल भी चुके थे, बट चिमाजी अप्पा जब ग्वालियर में पहुंचे, ही रिसीव्ड द न्यूज़ कि ये जो मार्च है जो किसका, नादिर शाह का, वो दिल्ली अब लूट चुका है, एंड दिल्ली जो है पूरी की पूरी फॉलन ऑफ हो चुकी है। एंड दैट्स व्हाई चिमाजी अप्पा डिसाइडेड कि अब जाके वो वाले एरिया में मुगलों को डिफेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुगलों ने अब सरेंडर कर लिया है। तो चिमाजी अप्पा केम बैक। बट ये एविडेंस भी है जो हमको बताता है कि मुगल सुज़राइनिटी जो अभी भी इंडिया में मौजूद थी, एंड एवरीबडी वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दैट मुगल सुज़राइनिटी, इंक्लूडिंग पेशवा बाजीराव द फर्स्ट, जिन्होंने दिल्ली को पहले ही हराया हुआ था। ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा ही कि सर अगर ये चीज़ है तो फिर ये अटैक क्यों कर रहे थे। ये लोकल लेवल का पॉलिटिक्स होता है। लोकल लेवल का पॉलिटिक्स इन द सेंस दैट कि एक ही पॉलिटिकल, जैसे आज के टाइम पे भी देखो राहुल गांधी का एग्जाम्पल ले लेना, कि जस्ट पिछले साल तक कांग्रेस पार्टी के जो मेजॉरिटी ऑफ द लीडर है, उनका वही कहना था कि गांधी फैमिली शॉल गो, और हम जो है कांग्रेस पार्टी को जो है अपने अंडर ले लेंगे। उसके लिए फिर उन्होंने बगावत भी की थी, एक G30 मेंबर भी इन्होंने बना के रखे थे, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, अल्टीमेटली उन्होंने रिटायरमेंट भी ली। बट फिर भी शशि थरूर जो है अल्टीमेटली ये ग्रुप के लीडर बने, उन्होंने गांधी फैमिली के खिलाफ कांग्रेस प्रेसिडेंशियल पोस्ट लड़ी भी, एंड उसके बाद में वो हारे, एंड फिर हारने के बाद अल्टीमेटली अब गांधी के लिए वापस से लॉयली सर्व कर रहे हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट भी वही है कि मुगल एम्पायर को आपको बस हैरेस करना है ताकि वो ज़्यादा पैसा आपको दे, एंड ज़्यादा सहूलतें या फिर ज़्यादा प्रिविलेज जो आपको दें। बाजीराव के लिए 50 लाख का कैश पेमेंट हो सकता है, मालवा वाली एरिया से चौथ हो सकता है, वो इम्पॉर्टेंट था जो उसको चाहिए था, एंड फॉर दैट पर्पज मुगल एम्पायर को हराना ज़रूरी था, वो उसने कर दिया था। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। एंड फाइनली हमको दिखाई देता है कि बाजीराव फिर लेट 1739 में एक हैदराबाद कैंपेन पे लोकल लेवल पे गया हुआ था। ये हैदराबाद कैंपेन में बाजीराव सक्सेस तो नहीं हो पाया, बट वाइल रिवर्टिंग और वाइल रिट्रीटिंग बैक फ्रॉम दिस हैदराबाद कैंपेन, अल्टीमेटली ही डाइड इन अप्रैल 1740। 20 years ऑफ इंसेसेंट वॉरफेयर काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। इट वुड हैव डेफिनेटली टेकन टोल ऑन योर बॉडी। बाजीराव के साथ भी वही हुआ कि पहले फीवर हुआ, एंड फीवर अल्टीमेटली जो है सर में घुस गया। आई होप यू आर अवेयर कि अगर फीवर जो है, अगर 3-4 दिन अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, अगर वो सर में घुस जाता है, देन ऑब्वियसली आर ए डेड पर्सन। इसके साथ भी वही हुआ। तो पहले फीवर जो है सर में घुसा, ही टर्न्ड आउट टू बी अ काइंड ऑफ द मेंटल पेशेंट,
and thereafter ultimately he died. And ultimately with his death, one of the greatest Maratha commander you can say, or one of the greatest Peshwa commander also lost. And फिर इसके बाद की जो पर्सनालिटी है दैट इज बालाजी बाजीराव, इनके ऊपर फिर हम लोग कल देखेंगे एक अगेन वापस से एक 30 to 40 मिनट्स का एक लेक्चर उसके ऊपर जाएगा, बिकॉज इट वॉज अंडर बालाजी बाजीराव. अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होने वाला है. दैट विल बी इट.